नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो ट्यूटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके ट्यूटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, इस प्रकार की कुछ खबरें निकल के आई कि अपनी नई प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के तहत सरकार बैंकिंग को स्ट्रेटेजिक सेक्टर डेजिग्नेट कर सकती है। मैं फिर से बोलता हूं, नई प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के तहत बैंकिंग को स्ट्रेटेजिक सेक्टर डेजिग्नेट कर सकती है सरकार। इसका परिणाम क्या निकलेगा? अगर देखो ऐसा हो जाता है तो सरकार मैक्सिमम 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रखेगी और बाकी के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं फिलहाल उन्हें प्राइवेटाइज कर देगी। जो अभी फिलहाल प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, इन्होंने ऐसे संकेत भी दिए कि सरकार चाहती है रिफॉर्म प्रोसेस के तहत पब्लिक सेक्टर बैंक्स का या फिर दूसरे पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन हो। इससे रिफॉर्म्स आएंगे, ऐसा सरकार का मानना है। देखो, फिलहाल मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं, शायद जल्दी से पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन ना हो, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन आपको पता है खराब है। तो हो सकता है सरकार को कोई कस्टमर ना मिले, लेकिन सरकार की इंटेंशंस साफ हैं। जैसे ही मार्केट कंडीशंस ठीक होंगी, सरकार 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रखेगी और बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देगी। बट राइटर का यह मानना है, देखो सरकार की सोच गलत है। सरकार को लगता है प्राइवेटाइजेशन की सहायता से बैंकों की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी, लेकिन देखो ऐसा नहीं है। हाँ, रिफॉर्म प्रोसेस का पार्ट जरूर है प्राइवेटाइजेशन, लेकिन प्राइवेटाइजेशन से बैंकों की सभी समस्याएं दूर नहीं होने वाली हैं। आप यस बैंक का एग्जांपल लीजिए। यस बैंक जो कुछ दिनों पहले फेल होने की कगार पर आ गया था, सरकार ने अपने प्रयासों से यस बैंक को बचाया। यस बैंक तो प्राइवेट बैंक है, लेकिन बावजूद इसके यस बैंक इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा था, नौबत ये आ गई कि ये बैंक कोलैप्स होने की कगार पर आ गया। तो मतलब साफ है, प्राइवेटाइजेशन से सभी समस्याओं का निदान अगर होता तो यस बैंक कभी फेल होने की कगार पर नहीं आता। प्रॉब्लम देखो हमारे देश में कुछ और है। बैंकों की गवर्नेंस अच्छी नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों। हमारे देश में पॉलिटिक्स का नेचर ऐसा है, इंटरफेरेंस काफी ज्यादा होता है बैंकिंग में, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। जिसकी सरकार होती है, उस सरकार के लीडर्स, सरकार में बड़े पदों पर बैठे लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। फोन करके बोलते हैं कि भैया लोन दे दो इस पर्सन को, इसको मत दो। इस प्रकार की चीजों से बैंकिंग की जो फंक्शनिंग है वो प्रभावित होती है। इसके अलावा देखो, हमारे देश में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी कुछ इश्यूज हैं। आपको याद होगा, ऑलमोस्ट 1-2 महीने हो गए, हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था किस प्रकार से जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर देखो वो लोग होते हैं जिन्होंने शुरुआत में कंपनी को इस्टेब्लिश किया होता है, बाद में तो दूसरे लोगों की हिस्सेदारी भी हो जाती है। जैसे देखो, यस बैंक को इस्टेब्लिश करने में लीड ली गई थी राणा कपूर के द्वारा, लेकिन बाद में तो दूसरी फर्म्स ने और कुछ दूसरे इंडिविजुअल्स ने, पब्लिक ने इन्वेस्ट किया यस बैंक में। तो इस केस में राणा कपूर क्या होंगे? यस बैंक के प्रमोटर होंगे। तो पॉइंट ये है, हमारे देश में जो प्रमोटर्स हैं वो देखो कंपनी की गवर्नेंस में अपनी मनमानी करते हैं, वो अपनी चलाते हैं। इस प्रकार इस वजह से भी कंपनीज काफी बार ठीक से काम नहीं कर पाती। हमारा आज का जो डिस्कशन है इसमें हमारा फोकस बैंक्स पे है, वैसे कंपनीज पे नहीं है। आप यूएसए का एग्जांपल लीजिए। यूएसए में देखो, स्टीव जॉब्स जो प्रमोटर थे एप्पल के, उनको भी बाहर निकाल दिया गया था कंपनी से, बोर्ड से। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। रेयरली ऐसा होता है कि प्रमोटर को बोर्ड से बाहर निकाल फेंका जाए। इसके अलावा देखो, नेक्स्ट पॉइंट बैंकों की दुर्दशा के लिए पर्सनल प्रोबिटी से संबंधित है। अब देखो, अगर प्राइवेट बैंक्स के सीईओज खुद ही करप्शन में लगे हुए हैं तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेंगी। आईसीआईसीआई बैंक की चेयरमैन थी चंदा कोचर, इन पर करप्शन के आरोप लगे। इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने पति को फायदा पहुंचाया। उसी प्रकार से एक्सिस बैंक के जो चेयरमैन थे उन पर भी करप्शन के आरोप लगे।
ये पॉइंट आप एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हो। एक तरफ देखो, अगर ई श्रीधरन जैसे लीडर हों तो किस प्रकार से उन्होंने मेट्रो का काम बहुत बढ़िया ढंग से करवाया और मेट्रो को एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन की शेप दी। दूसरी प्रकार से अगर लीडर्स करप्शन में लगे हुए हों तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर पाती। इसके बाद राइटर 4 सजेशंस देते हैं अपनी तरफ से, बैंकों की फंक्शनिंग को, बैंकों की दशा को कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे पहला सजेशन है आईबीसी से संबंधित। आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। देखो, काफी बार जो बैंक्स हैं वो कॉर्पोरेट ग्रुप्स को लोन देते हैं, कंपनीज को लोन देते हैं, लेकिन कंपनीज बैंकरप्ट अपने आप को डिक्लेयर कर देती हैं। तो इस सिचुएशन में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो है, ये कोड सहायता करता है बैंक्स की कि जो जिन कंपनीज ने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है, अब उनसे कैसे पैसा वसूला जाए। ये पूरी प्रोसेस चलती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत। शुरू में मौका दिया जाता है, जो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है उसको कोई और दूसरा खरीदार उस कंपनी को खरीदना चाहता है तो खरीद ले, और बदले में कम से कम थोड़ा बहुत पैसा तो बैंकों को या फिर दूसरे जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने उस कंपनी को लोन दिया था उन्हें पैसा मिले। अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, कोई खरीदार बैंकरप्ट हुई कंपनी को खरीदने के लिए नहीं आता है, तो लास्ट सॉल्यूशन तो देखो यही है कि उस बैंकरप्ट हुई कंपनी की जो एसेट्स हैं, बिल्डिंग होगी या फिर कोई दूसरा प्रॉपर्टी होगी, उसे बेच दिया जाए और उससे जो भी पैसा मिलता है वो क्रेडिटर्स यानी बैंक या फिर कोई दूसरा क्रेडिटर है वो पैसा आपस में बांट ले। ऐसा होता है। अब देखो, राइटर सजेशन ये देते हैं कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास केस तभी जाना चाहिए जब बैंकरप्ट हुई कंपनी को रीस्ट्रक्चर नहीं कर पाया है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है नेगोशिएशंस की सहायता से, तब जाके केस पहुंचे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, उससे पहले नहीं। इसी से संबंधित दूसरा सजेशन, देखो, बैंकों को थोड़ा सा ऑटोनॉमी दी जाए ताकि बैंकों में कॉन्फिडेंस आए कि वो नेगोशिएशंस की सहायता से बैंकरप्ट हुई कंपनी से पैसा वसूल के किसी प्रकार के सॉल्यूशन की सहायता से। आमतौर पर होता यह है कि बैंकों को डर लगता है कहीं हमने बैंकरप्ट हुई कंपनी के साथ नेगोशिएशन की सहायता से कोई सॉल्यूशन निकाला तो हम पर सवालिया चिन्ह लगेगा, हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं आप बिक तो नहीं गए हो, आपने ये सॉल्यूशन क्यों निकाला, आपने इस प्रकार से रीस्ट्रक्चर क्यों होने दिया उस बैंकरप्ट हुई कंपनी को, इससे तो कम पैसा आपको मिलेगा, कहीं आपने रिश्वत तो नहीं ली। देखो, ये सारे क्वेश्चंस जब बैंकों से पूछे जाते हैं तो वो कोई सॉल्यूशन निकालने से डरते हैं, मतलब किसी सॉल्यूशन पर राजी होने से डरते हैं। तो राइटर का ये कहना है, जब कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और नेगोशिएशंस की सहायता से रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जाती है तो बैंकों को ऑटोनॉमी दी जाए कि वो किसी सॉल्यूशन को निकाल पाए और उस पर राजी हो जाएं। नेक्स्ट, इसी से संबंधित, जो अनस्क्रपलस प्रमोटर्स हैं, यानी प्रमोटर्स वो जिनकी नीयत अच्छी नहीं होती, उनको रोका जाए कि वो बैंकरप्सी कोड को इंप्लीमेंट होने में रोड़ा ना अटकाएं। काफी बार देखो, कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, अब कायदे से होना तो ये चाहिए कि प्रोसीडिंग स्टार्ट हो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत, और फाइनली अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो उस कंपनी की एसेट्स को बेच दिया जाए। लेकिन प्रमोटर क्या करते हैं, तरह तरह के रोड़े अटकाते हैं पूरी प्रोसीडिंग के खत्म होने में, इसलिए कोई सॉल्यूशन काफी बार नहीं निकल पाता। तो इस कोड को आप इतना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करो कि प्रमोटर रोड़े ना अटका पाए, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट ना कर पाए। नेक्स्ट सजेशन गवर्नेंस से संबंधित है। वैसे देखो, बैंक बोर्ड ब्यूरो आया था ये इंश्योर करने के लिए कि खास करके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें जो अपॉइंटमेंट्स हों वो पॉलिटिकल ना हों। ये बोर्ड क्या करेगा, ये लिस्ट है भैया, इन लोगों को आप पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड के तौर पर अपॉइंट कर सकते हो। इस चीज के लिए ये बैंक बोर्ड ब्यूरो आया था, लेकिन ये ब्यूरो अच्छे से अपना काम नहीं कर सका। अभी भी देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा पॉलिटिकल होती हैं। जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स वाले लोग हैं वो तो देखो, आपको भी पता है, सरकार की ज्यादा मानते हैं क्योंकि सरकार ने उनको इतनी बड़ी पोस्ट दी है। लेकिन इससे होता क्या है, बैंक्स में सरकार का इंटरफेरेंस काफी ज्यादा रहता है और बैंक की जो गवर्नेंस है वो इंप्रूव नहीं हो पाती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
जो अपॉइंटमेंट्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स की, वो अपॉलिटिकल होनी चाहिए। नेक्स्ट सजेशन, देखो आप एक तरफा पॉलिसी क्यों फॉलो कर रहे हो, आप थोड़ा बैलेंस इस्टेब्लिश कीजिए। मतलब दो जो मिड साइज्ड बैंक्स हैं आप उनको प्राइवेटाइज कर दीजिए और बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें आप अपनी हिस्सेदारी को 50% से कम कर लीजिए। यानी पूरी तरह से अपनी हिस्सेदारी खत्म मत कीजिए, आपकी हिस्सेदारी उनमें 50% से कम हो। तो फिर देखो तीन तरह के पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो जाएंगे। एक वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिनमें सरकार की हिस्सेदारी पूरी पूरी है 100% के आसपास। दूसरे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो जाएंगे जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है। तीसरे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो जाएंगे जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम है। और फिर बाद में आप देख लेना कौन सा मॉडल अच्छे से काम कर रहा है। जो मॉडल अच्छे से काम करे आप उसी मॉडल की तरफ आगे बढ़िए। लास्ट सजेशन, देखो अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर बर्डन काफी ज्यादा है। बहुत बार उन्हें बोला जाता है आप किसानों का लोन माफ कर दीजिए या फिर एमएसएमईज को आप इतना उधार दीजिए। देखो एमएसएमईज को भी राहत पहुंचाने की आवश्यकता है, किसानों को भी राहत पहुंचाने की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए बैंकों पर बर्डन डालना जरूरी नहीं है। अगर किसानों का लोन माफ करने के लिए बैंकों को मजबूर किया जाता है तो इससे नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। क्योंकि जो रीपेमेंट का कल्चर है वो खराब हो जाता है। आगे भी किसानों को लगेगा कि वेट करते हैं, लोन नहीं चुकाते हैं, हो सकता है सरकार आगे जाके माफ कर दे। तो मतलब जो देने की सिचुएशन में होते हैं वो भी बैंकों का लोन देते नहीं है। तो ये कल्चर खराब हो जाता है रीपेमेंट का। तो आवश्यकता ये है कि ये जो बर्डन है इस प्रकार के और काफी सारे वो बैंकों के ऊपर से आप कम कीजिए। लास्ट में यही बात फिर से रिपीट की जाती है कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर सरकार वास्तव में बैंक्स की फंक्शनिंग को, गवर्नेंस को सुधारना चाहती है तो दूसरे सजेशंस पर भी सरकार ध्यान दे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।